हेलो। अभी छुट्टी हो क्या? हाँ जी, मतलब 2 मिनट पहले। 2 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे। ओके, थैंक यू। यस बेटा। कौन सा पेज है? 45 6 था, है ना? 47th का सेकेंड लास्ट पैरा। नॉट सो आंसर दिया टेक्स्ट। तो अब यहाँ पर ऑथर मास्टर से पूछते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन में और कॉन्ट्राडिक्शन में, कि आप अगर बोल रहे हो कि सब कुछ ऐसे सही हो जाएगा लाइफ में, दुनिया में, तो क्या ये सारे कंफर्ट्स जो हैं ये चले जाएंगे? तो मास्टर बोलते हैं, नॉट सो आंसर द एडेप्ट,
The great bulk of those things which are said to be the necessities of life are only artificially created necessities. वो बोलते हैं कि ज्यादातर जितनी भी हम लोग यहाँ पे नेसेसिटीज बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ की ये नेसेसिटीज है, इनके बिना तो हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा ही नहीं पाते, वो सारी आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। चाहे आप इस पेंसिल को ही ले लो, ये ये मशीन में बनी हुई है, इसको किसी ने खुद ने नहीं बनाया। फोन हो गया, हम जो बोलते हैं कि फोन के बिना तो हमारे पूरा दिन कट ही नहीं सकता, फोन तो बना ही पूरा आर्टिफिशियली है, उसमें से तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेचर ने हमें दिया हो। Necessities of life are only artificially created necessities, and millions of people lived and attained old age long before many of the things our modern civilization considers as absolutely necessary had been discovered or invented. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये सारी जो जरूरतें हैं ये तो आज बनी है, लेकिन मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो पहले जी कर, उन्होंने ओल्ड एज में आकर अपनी लाइफ खत्म भी कर ली, राइट। फिर भी उनके लिए तो नहीं थी वो नेसेसिटीज, लेकिन आज मॉडर्न सिविलाइजेशन जब हो रही है, ये सारे गैजेट्स वगैरह आ रहे हैं, तो अब ये चीजें नेसेसिटी में बदल गई। तो वो चीज पहले जब नेसेसिटी नहीं थी जीने के लिए, तो आज कैसे है। द टर्म नेसेसिटी हैज अ रिलेटिव मीनिंग। अब यहाँ पे मास्टर बोल रहे हैं कि एक नेसेसिटी का एक रिलेटिव मीनिंग है। हो सकता है एक बेगर के लिए वो नेसेसिटी कुछ और हो और मेरे लिए कुछ और हो, उसका भी एग्जाम्पल भी आगे देंगे। टू अ मोनार्क अ डजन पैलेसेस टू अ नोबल। अब एक मोनार्क के लिए, जैसे जो ज्यादा पैसे वाला होता है और जो जमीनें खरीदता है, उसके लिए डजन पैलेसेस, 12 12 महल जो है वो उसके लिए मायने रखेंगे। टू अ नोबल अ कैरियज, जो इधर से उधर सामान भेजता है उसके लिए कैरियज, जो क्या कहते हैं उसको, ठेला, हम्म। जो हॉर्स गाड़ी, कैरियज होता है। हाँ कैरेज, वो बैलगाड़ी की तरह होती है जो, बैलगाड़ी। कुछ घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, वो उसी से बात करना चाह रही हूँ। हम्म। वो उसके लिए मायने रखेगा। एंड फोर में अपीयर एज अ नेसेसिटी एज अ बॉटल ऑफ विस्की टू अ बेगर और अ swallow tail coat टू अ फैशन इंस्टा। और उसी तरह से एक भिखारी को तुम अगर कुछ बॉटल भी दे दोगे, शराब भी दे दोगे, उसके लिए वो भी मायने रखेगा, क्योंकि वो भूखा है, वो कुछ भी खा लेगा। ऐसे ही एक कोट, swallow tail कोट, जो पीछे से काफी फैशनेबल होता है, वो जो फैशन इंस्टा में है, जो बहुत फैशनेबल है, जो इंस्टा पे फोटोज डालता रहता है, उसके लिए वो मायने रखेगा। तो हर चीज, हर एक के लिए नेसेसिटी का अलग मतलब है। To get rid at once of all these fancied necessities and the trouble which is imposed upon us to attain them, the shortest and surest way is to rise above such necessities and to consider them not to be necessary at all. अब वो बोल रहे हैं कि इन सब भी फैंसी नेसेसिटीज से ऊपर उठने के लिए इनका बस एक ही उपाय है, एक ही आंसर है, कि सबसे शॉर्टेस्ट और जो श्योरेस्ट वे है, कि सबसे छोटा और जो पक्का रास्ता है, वो यही है कि आप इन सारी नेसेसिटीज से ऊपर उठ जाओ। और इनको, और वो कैसे होगा, जब तुम इन नेसेसिटीज को अपनी जरूरतें ना समझो, कि भाई ये हमारी जरूरतें नहीं है, कि हमें 7 सीटर सोफा या फिर बहुत बड़ा घर या महल नहीं चाहिए है। Then a great amount of energy would become free and might be employed to acquire what is really necessary because it is eternal and permanent. अब वो बोल रहे हैं फिर हमारे अंदर जो एनर्जी बचेगी ना, उसको हम अपने डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी फ्री होगी, वो बिल्कुल फ्री होगी। और ये एक्सटर्नल आउटवर्ड जो फोर्सेस लग रही हैं, एनर्जीज लग रही हैं, उसके अंदर वो वेस्ट नहीं होगी, बिकॉज इट इज इटर्नल एंड परमानेंट एट द सेम टाइम that which serves okay, at the same time that which serves merely temporal purposes ends in time। और ये जो भी हमें नेसेसिटीज लग रही हैं, ये सारी की सारी ये यहीं रह जाएंगी, ना इनको हम कहीं आगे लेके जाएंगे और ना कुछ और होगा इनका, ये टेम्पररी है और ये यहीं रह जाएंगी। There are thousands of people engaged in prying into the details of the constitution of external objects and in learning the chemical and physiological processes going on therein। अब वो बोल रहे हैं कि ऐसे हजारों लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिवली इंटरेस्टेड हैं कि
भाई उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सिर्फ उससे मतलब है। चुगलियां कर ली, या फिर ये पता कर लिया कि साथ वाले की पड़ोसी की आंटी की बेटी की शादी हुई है कि नहीं हुई है। ये सारी बातों में हम इतना ज्यादा उलझे हुए हैं, अपनी एनर्जी को बाहर इतना ज्यादा हम लोग बाहर भेज रहे हैं कि हमारे अंदर वो एनर्जी फ्री बचती नहीं है कि हम उसको खुद पर लगा सके। एंड इन लर्निंग द केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस गोइंग ऑन देयर इन ऑल्सो, यहाँ पे साइंटिस्ट की बात करी जा रही है कि जो केमिकल हो गए, फिजियोलॉजिकल चीजें हो गई कि भाई हाउ इज द मून रोटेटिंग, हाउ इज द अर्थ रोटेटिंग, हाउ इज द मार्स रोटेटिंग, और क्या क्या इम्पैक्ट है उनका, वहां पे पानी है कि नहीं है, ऐसी अर्थ के कोर में हमारे पास क्या क्या पड़ा है। We are so busy in all those things, and some are sacrificing their soul and extinguishing the spark of divinity within themselves by perpetrating the most inhuman cruelties upon their fellow beings to gratify their scientific curiosity and make useless discoveries for the promotion of their ambition. अब वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतने इलीगल और इमोरल तरीके से जो साइंटिस्ट हैं, ये बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया जाता है कि कैसे इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आज भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं नासा में जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं। ह्यूमंस को वो पैसा देते हैं और या तो कहीं से उठा लाते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा, तुम्हें इतने साल यहीं पे ही रहना पड़ेगा। ऐसे ही जानवरों के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता है, और उनके ऊपर, माउस के ऊपर, डॉग्स के ऊपर, काउस के ऊपर इतना ज्यादा वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ये जानने के लिए कि भाई इनका क्या केमिकल रिएक्शन इनकी बॉडी में हो रहा है, कि क्या हार्मोन्स इनके चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि भाई वो अपनी सोल को इतना सेक्रीफाइस कर देते हैं, भाई उसको अपने अंदर से जो स्पार्क होती है डिविनिटी की कि भाई आत्मा को जगाना है, उसको एकदम ऐसे बुझा देते हैं कि वो ऐसे इलीगल काम करते हैं। मोस्ट इन ह्यूमन क्रुएलिटीज अपॉन देयर फेलो बींग्स, अपने साथ वालों पे ही, अपने जो नेचर ने तुम्हें दिए हैं, प्राणी है, ह्यूमन बींग्स दिए हैं, एनिमल्स दिए हैं, उनके ऊपर सिर्फ अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के लिए कि भाई क्या होगा इसके बाद, क्या होगा इस पेंसिल के अंदर, ऐसा क्या है तो मैं क्या इस पेंसिल को पूरा तोड़ दूंगी, एंड मेक यूजलेस डिस्कवरीज फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर एम्बिशन, अपने एम्बिशन के लिए, अपनी और भूख के लिए अंदर से वो ये ऐसी यूजलेस डिस्कवरीज करते हैं। बट दे डोंट मैनिफेस्ट द लीस्ट क्यूरियोसिटी institution and the processes within their own organization, लेकिन वो इस चीज को मैनिफेस्ट नहीं करते टू द लीस्ट क्यूरियोसिटी, ये जानने के लिए कि भाई उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनके अंदर क्या केमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं। वो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जानने की कोशिश नहीं करते। However, it would seem that such a knowledge of the latter is far more important than the investigation of the former. अब वो बोल रहे हैं कि शायद अपने बारे में जानने की नॉलेज जो है वो लेना ज्यादा जरूरी है, ना कि बेजुबान और बाकी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने से ज्यादा। Modern science says that it wants to know the laws of nature in all their minute ramifications, and yet pays no attention whatever to the universal and fundamental law from which all these ramifications spring. अब यहाँ पे मास्टर बोल रहे हैं कि जो हमारी मॉडर्न साइंस है वो बोलती तो है कि उसको लॉज ऑफ नेचर के बारे में जानना है कि क्या हो रहा है, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जाननी है, लेकिन फिर भी जो भी यूनिवर्सल और फंडामेंटल लॉज हैं उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। फ्रॉम विच दिस रेमिफिकेशन स्प्रिंग, जहां से इनका वो रूट है, जहां से वो सारे लॉज ऑफ नेचर निकल रहे हैं। अगर हम अगर हमें पता ही नहीं होगा कि गैलेक्सी में क्या चल रहा है तो हमें कैसे पता होगा कि कितने प्लैनेट्स हैं उसमें। अगर हमने ये पता कर लिया कि अर्थ इज देयर, मून इज देयर, मार्स है, मरकरी है, पर वो है किसमें, गैलेक्सी में, हमें वो पता ही नहीं होगा कि भाई वो जो गैलेक्सी है वो कहाँ है, क्या है वो, तो हम कैसे बोल रहे हैं कि हमें पूरी सृष्टि के बारे में पता चल गया, हमें पूरे जहान के बारे में पता चल गया। हम वो यही बोल रहे हैं कि तुमने अर्थ को तो जान लिया, लेकिन बाकी सब कैसे जानोगे, बाकी सब का कहाँ, बाकी सब का क्या।
Thus, science resembles an insect crawling over a fallen leaf and imagining, thereby learning the qualities of the tree. अब उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारी मॉडर्न साइंस है वो एक ऐसी है कि पेड़ से जो पत्ता नीचे टूट कर गिर गया, इंसेक्ट उस पर बैठी है और उसको लग रहा है कि उसने पूरे पेड़ को पढ़ लिया। मतलब कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया इन्होंने हमारा कि मॉडर्न साइंस ऐसी ही है कि जो खत्म हो चुकी है चीज, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको पढ़ने की हम उसको पढ़कर खुश हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे पास मॉडर्न साइंस का ज्ञान है, हमें पता है कि साइंस कैसे वर्क करती है और साइंस क्या है, जबकि हमने तो शुरू भी नहीं किया, क्योंकि वो एक फॉलन पत्ता है, वो गिरा हुआ पत्ता है पेड़ का, वो तो लगा भी नहीं हुआ। It is surely the prerogative of an intellectual to investigate all the departments of nature intellectually. अब वो बोल रहे हैं कि ये एक प्रिविलेज है, ये एक राइट है एक बुद्धिमान व्यक्ति का कि वो नेचर के सारे डिपार्टमेंट्स को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे। प्रिविलेज है, ये उनका राइट है। But investigating external things is only of secondary importance to attaining knowledge of our own interior powers. लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि जो हम बाहरी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो सिर्फ एक सेकेंडरी चीज है, जिसको हम लोगों ने प्राइमरी मान रखा है कि पहले भाई हम बाहर वाले लोगों को ठीक कर दें फिर अपने आप को ठीक करेंगे, हम पहले देख लें बाहर क्या चल रहा है फिर हम अपने अंदर देखेंगे कि हमने क्या करना है। यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि जो बाहरी नॉलेज है, बाहरी चीजों की नॉलेज है, वो एक सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले हमारे पास अपनी अंदरूनी पावर्स को क्या है, कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंदर की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसको जानना ज्यादा जरूरी है। ऑल प्राइमरी पावर एक्ट फ्रॉम विद इन। आ गया वही वाला पॉइंट कि जितनी भी हमारी अंदरूनी पावर्स हैं वो हमारी प्राइमरी है, उनके बारे में जानना इट्स प्राइमरी। इफेक्ट्स आर सेकेंडरी टू कॉजेज। और जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उस चीज के वो सेकेंडरी हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि इस पेंसिल के ऊपर एक अंदर से भी फोर्स लग रही है और एक बाहर से भी फोर्स लग रही है। अंदर से क्या लग रही है? कोहेशन। इन द सेम वे हमारी आत्मा के अंदर से कौन सी फोर्स लग रही है? कोहेशन, जिसने उसको एक दूसरे के साथ जोड़ रखा है, उसके सारे पार्टिकल्स को जोड़ रखा है। लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर बाहर से भी बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स ही हमें पता है, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन इतनी सारी लग रही है। कल ही मैम ने बताया था कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो मैग्नेटिज्म से बनी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तभी हम हर चीज को इतना रेजोनेट कर पाते हैं, अर्थ के साथ, सन के साथ, मून के साथ। तो हर किसी की अपनी अपनी एनर्जी है, मैग्नेटिज्म है जो हमें अट्रैक्ट करती है। इवन अगर ये मेरे को जैसे मैग्नेटिज्म ही तो है ना जिसने हमारे सेल्स को जोड़ा हुआ है। सभी हम्म सेल्स अपने आप में अलग हैं, हम्म पर स्किन में कैसे जुड़े हुए हैं कोई हम्म जानना ही नहीं चाहता। कोई फेविकॉल थोड़ी लगाया हुआ है। कोई फेविकॉल का मजबूत जोड़ थोड़ी लगाया हुआ है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ही है जिसने इन सबको जोड़ा हुआ है। हम्म। Those who consider the knowledge of external things more important than self-knowledge possess very little wisdom. यहाँ पर ना नॉलेज और विजडम का भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था। यहाँ पे बार बार नॉलेज और विजडम दोनों चीजें जो है एक ही लाइन में आ जाती हैं, तो वो समझनी भी बहुत जरूरी है कि क्या नॉलेज है और क्या विजडम है। नॉलेज वो है जो हम किसी चीज से लेते हैं या फिर किसी व्यक्ति से लेते हैं, कोई बुक पढ़कर, कोई ब्लॉग देखकर, कोई वीडियो देखकर, या फिर किसी किसी से सुनकर, वो होती है नॉलेज। विजडम होती है जो हम खुद से लेते हैं, खुद के अंदर से लेते हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस से लेते हैं, जिसका बाहरी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अगर बाहर की नॉलेज बोल रही है ABC, लेकिन आपके अंदर से बोला जा रहा है BCD, तो BCD सही है, वो विजडम है। तो अब यहाँ पर इन ऑथर ने क्या बोला है कि दोज हु कंसिडर द नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स मोर इम्पोर्टेंट एंड सेल्फ नॉलेज पोसेस वेरी लिटिल विजडम। कि जिन लोगों को बाहरी चीजों की जो नॉलेज है
वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुद के बारे में जानने से। उनके अंदर बहुत कम विजडम होती है। वो कम चीजों के बारे में उनको समझ होती है, जो खुद से वो समझते हैं, जो खुद के उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो बाहरी चीजों के बारे में जानने में, उनकी नॉलेज रखने में उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। These doctrines, I said, will never be accepted by our educators. They look upon the very term theosophy with contempt. अब वो बोल रहे हैं कि जितने भी ये बाहर लोग हैं, ये कभी भी इस एजुकेशन को, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो थियोसॉफी को एक कंटेम्प्ट की तरह देखते हैं। कंटेम्प्ट मतलब कि उनको समझ में नहीं आता कि वो इसको कैसे एक्सप्लेन करें। वो उसको एक ऐसे भाव से देखते हैं कि ये हमारे बस के बाहर है, ना हमें समझ में आती, ना हमने समझनी है, वो समझना ही नहीं चाहते उसको। थियोसॉफी विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब यही होता है कि जब एक इंसान उस चीज को महसूस करे कि भाई मैं हेल्पलेस हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये मैं क्या करूं इसका। इन द सेम वे साइंटिस्ट को हमारे अंदर उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज कर ली हैं कि लिवर है, स्टमक है, लेकिन वो कैसे है, कहाँ से आया वो सब कुछ, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हमारे अंदर इंटेस्टाइन्स इतनी ज्यादा ऐसे 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 करके बनाई हुई है कि पता नहीं कितने किलोमीटर तक वो फैल जा सकते हैं अगर उनको सीधा करो। तो कैसे आया वो, और उसके अंदर भी हम खाना पचाते हैं और वो बाहर आता है। बना सकते हैं साइंटिस्ट, आज भी नहीं बना सकते वैसे रोबोट्स को। They believe that a knowledge of external things is the only knowledge attainable and the only one worth having, and this elusive knowledge they call exact science. अब यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि उनको लगता है, वो बिलीव करते हैं, उनको विश्वास है कि भाई जो ये बाहरी चीजों की नॉलेज है, वही सिर्फ एक ऐसी नॉलेज है जिसको वो ले सकते हैं। उसके अलावा कोई नॉलेज ही नहीं है ऐसी, उसके अलावा कोई ज्ञान ही नहीं है जिसको वो ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और वही ज्ञान है बस जो वर्थ टेकिंग है, तो जो उनके टाइम में और मनी में, एनर्जी का वर्थ इट है कि भाई मैंने ये नॉलेज ली है तो वाओ मेरे नंबर आ रहे हैं, मेरी पॉपुलैरिटी हो रही है, या जो भी है। एंड दिस एल्यूसिव नॉलेज दे कॉल एग्जैक्ट साइंस, और इसी एल्यूसिव को बोला जा रहा है, एल्यूसिव वर्ड बोला जा रहा है कि जो असलियत में है ही नहीं, उस नॉलेज को हम लोग एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। आई पिटी देम फॉर देयर imperfections, answered the adept. अब मास्टर बोल रहे हैं कि मुझे तो तरस सा ही आता है कि ये क्या क्या सोचते हैं और ये क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, इनकी imperfections के ऊपर ये जो जो भी कर रहे हैं। आई फील वेरी सॉरी। नेवरदलेस देयर व्यूज आर जस्टिफाइबल फ्रॉम देयर ओन स्टैंड पॉइंट। फिर वो बोलते हैं कि लेकिन ठीक है, उनके नजरिए से जो वो चीज कर रहे हैं वो सही है, उनको किसी ने बताया ही नहीं ना। If they object to the term theosophy, they don't know what it means, as it has often been misapplied. They have formed a misconception about it. अब वो बोल रहे हैं कि थियोसॉफी उनके लिए, उन्होंने उसके बारे में हमेशा कुछ गलत ही सुना है कि भाई थियोसॉफी में सिर्फ स्पिरिचुअलिटी वाले लोग जाते हैं, या फिर तुम्हें संन्यास लेना पड़ता है, या फिर या फिर क्रिश्चियन बायस्ड होती है, रिलीजियस बायस्ड होती है। हम्म। तो इसके बारे में उन्होंने सुना ही यही सब कुछ है कि दे डोंट नो व्हाट इट मीन्स, उनको पता ही नहीं है कि ये होती क्या है। एज इट हैज ऑफन बीन मिसअप्लाइड दे हैव फॉर्म्ड अ मिसकंसेप्शन अबाउट इट। अब क्योंकि उसके बारे में इतने र्यूमर्स फैले हुए हैं, तो उन्होंने वो धारणा बना ली है कि भाई ये तो यही होती है थियोसॉफी। We can know nothing except what we know theosophically, because theosophical knowledge is the result of feel, see and understanding the thing. अब वो बोल रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं जान सकते जो हम थियोसॉफिकली जान सकते हैं। एक्सेप्ट व्हाट वी नो थियोसॉफिकली, हम कुछ और नहीं जान सकते। अब थियोसॉफिकल नॉलेज होती क्या है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं और समझ सकते हैं। Their sense of seeing and feeling does not penetrate below the external surface of things, and they therefore know theosophically merely the outward appearance. अब यहाँ पर वही मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है कि इस पेंसिल ने वो एनर्जी भेजी बाहर कि भाई मैं पेंसिल हूँ, मैं पेंसिल हूँ, मैं पेंसिल हूँ, तभी हम इसको देख पा रहे हैं कि भाई ये पेंसिल है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
Their sense of seeing and feeling does not penetrate below the external surface of things. वो इस पेंसिल के अंदर देख ही नहीं पाते, वो किसी इंसान के अंदर, किसी चीज के अंदर देख ही नहीं पाते कि उसके अंदर क्या है। उनको जो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस से दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ उसी चीज को देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो समझने की क्षमता है, वो अंदर तक नहीं जा रही। हम्म। एंड दे therefore know theosophically merely the outward appearance, और इसीलिए उनको थियोसॉफिकल नॉलेज और थियोसॉफी के बारे में भी सिर्फ उतना ही पता है जितना उनको बाहर से बताया जा रहा है। वो उसके अंदर गए ही नहीं, उन्होंने समझने की कोशिश करी ही नहीं। The internal causes are left to speculations which are often erroneous। और इसका कॉज, इसका इफेक्ट क्या होता है कि भाई उनके अलग से धारणाएं बन जाती हैं, वो उस चीज को गलत समझने लग जाते हैं। The higher sense by which the adept can penetrate with their consciousness into the interior of things and identify with the object of their observation, shared senses। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो एडेप्ट है, जो मास्टर है, वो अपनी कॉन्शियसनेस में जाकर भी इन चीजों के अंदरूनी तक जा सकता है। वो समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है, वो देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि उनको क्या दिखाया जा रहा है, अपनी सेंसेशंस को फील कर पा रहे हैं कि भाई उनको कहाँ पे क्या, बेसिकली वो बहुत अवेयर है, उनके साथ क्या हो रहा है उनको सब समझ में आ रहा है। यहाँ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो 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 लोग बाहरी चीजों को देखते हैं, जो अंदर नहीं जाना चाहते, जो आंतरिक कारण होते हैं ना, उनको केवल बातों पर, अटकलों पर ही छोड़ दिया जाता है। अटकलें मतलब जो भी धारणाएं बनाई जाती हैं कि अगर हम किसी को बताने लगें कि अगर आप अपने अंदर जाओगे तो आपको ये एक्सपीरियंस होंगे, तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो यहाँ यही हम्म। बताया जा रहा है कि तो कि आंतरिक कारणों को अटकलों पर छोड़ दिया जाता है, और जो अक्सर गलत होते हैं, जो हम्म। वो धारणाएं बनाती हैं, वो ज्यादातर गलत होते हैं। फिर इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी हायर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस हैं, ईएसपी हैं, जिसे हम उच्च इंद्रिय भी कहते हैं, अपनी जो सिक्स सेंस है, ठीक है, तो हम्म। उसके बारे में कह रहे हैं कि जो विशेषज्ञ होते हैं, जो ढूंढना चाहते हैं, वो विशेषज्ञ कौन है? जो अपनी हायर सेंसरी पावर के साथ जुड़ गया, ठीक है, वो क्या करता है? अपनी चेतना का विस्तार करता है और उन चीजों के और भी अंदर तक जाने की कोशिश करता है। हम्म। जो अच्छा, यहाँ पे हायर सेंस स्पिरिचुअल मतलब साइंटिस्ट जैसे हम कहते हैं, अब अगर हमें एक एक्सपीरियंस ऐसा हो जाए कि ये गैलेक्सी में ये ऐसा था, तो हम सोचते हैं कि ये अंदर, और इसके अंदर क्या है, और इससे आगे क्या है। वो ऐसे ही होता है, जो विशेषज्ञ वर्ड यूज किया है वो ऐसे ही लोगों के लिए यूज किया है, जो अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर के साथ जुड़ जाता है, परसेप्शन के साथ जुड़ जाता है, वो अपनी इनर में जब भी जुड़ेगा तो वो उस चीज के और अंदर जाने की कोशिश करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि इसके आगे क्या है। हम्म। और फिर यही चीज कही जा रही है कि जो लोग अपनी ऐसी इनर उसमें एंटर करते हैं ना, वही पूरी तरह से उस वस्तु का अवलोकन करके उसे पहचान सकते हैं। हम्म। जो लोग अटकलों पे आके गलत धारणाएं बना के उस पे ही विश्वास करके, हाँ ये ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, ठीक है, अंदर खुद जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपने जो धारणा सुनी बाहर से कि ध्यान के बाद ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यूट्यूब पे सुना कि कुंडलिनी जागरण होगा तो ऐसा होगा, खुद कुछ करने का, क्योंकि कुंडलिनी के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह की धारणाएं यूट्यूब के ऊपर डाली जाती हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ उसका। तो फिर क्या होता है कि हम उसका मतलब अगर हमें कहीं पे कोई उसका प्रोसेस करा रहा हो, तो हमारे अंदर अगर उन धारणाओं को लेके पहले ही हम उसको छोड़ देंगे, करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम उसके अंदर जाके नहीं देख पाएंगे कि वो क्यों जरूरी है हमारे लिए। अगर वो जरूरी ना होता तो वो प्रोसेस हमारे अंदर बनाया ही क्यों जाता?
तो यही चीजें कह रहे हैं उसके। इन चीजों को जो जान लेता है ना, अंदर जाके पूरा अवलोकन कर लेता है, वही अपनी संवेदनाओं को, अपनी चीजों को आगे बता सकता है और उसे फील कर सकता है। यदि वह वस्तु थी तो आंतरिक कार्यों की पूरी जो इनर वर्क उनके अंदर होता है, उसके प्रोसेस को वो देखता है। हम्म। इनर वर्क के प्रोसेस को देखना। अब हम बैठते हैं जब ध्यान में, तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है ना, मैंने तो आज अपने वो चक्रा देखे, यूं लाइट में घूम रहे थे, यूं हमने उसकी 4 पेटल्स देखी, हमने उसका रेड कलर देखा, हमने उसका ब्राइट कलर देखा। तो यही होता है कि वो पूरा अंदर जाके उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। हम्म। यहाँ पे हायर सेंस से मतलब सिक्स्थ सेंस से था। हाँ, तभी मुझे बोलना पड़ा बीच में। अब ज्यादा समझ आया है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि इट इज अननोन टू द साइंटिस्ट ऑफ आवर प्रेजेंट सिविलाइजेशन, आजकल के साइंटिस्ट को इसके बारे में पता ही नहीं है। बिल्कुल। और अब ऑथर पूछते हैं कि व्हाट अबाउट गॉड, आई आस्क, इज इट पॉसिबल टू प्रूव दैट ही एग्जिस्ट। अब वो पूछते हैं कि भगवान का क्या 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 हम प्रूव कर सकते हैं कि वो है सच में। अब इस पे मास्टर बोलते हैं कि आई एम वेरी सॉरी फॉर एनी वन हु इज सो बैकवर्ड इन द कोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन दैट दे कांट येट रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन एवरीथिंग। मास्टर बोलते हैं कि मैं बहुत सॉरी हूँ उस किसी भी उस इंसान के लिए जिस जो अभी इतना पीछे है अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में, कि उसको ऐसा लगता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान हर चीज में एग्जिस्ट करते हैं। जो हर चीज में भगवान को नहीं देख पा रहे, आई फील वेरी सॉरी फॉर देम। द सुप्रीम स्पिरिट विच परवेड्स, embraces and penetrates everything, being the essence, soul, and life of all things in the universe, from the atom to the whole solar system, is beyond all mental conception. क्या बताएं इससे ज्यादा, सच में। अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वो भगवान है वो हर चीज में है, वो हर जगह फैला हुआ है, वो हर चीज को उसने पकड़ रखा है। इस पेंसिल को भी, इस पेंसिल में भी हमने देखा था कि जान है, अगर एनर्जी यही है तो हर चीज में जान है, हर चीज में भगवान है। एंड वो हर किसी चीज में से निकल सकते हैं, ही कैन पेनिट्रेट एवरीथिंग, बीइंग द एसेंस, हर चीज का मूल मंत्र वही है, हर चीज की आत्मा वही है, हर चीज में लाइफ वही है, जिंदगी वही है। ऑफ ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब में भगवान है। फ्रॉम द एटम टू द होल सोलर सिस्टम, एक छोटे से कण से लेकर इस पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में, इस पूरे यूनिवर्स में भगवान है। इज बियॉन्ड ऑल मेंटल कंसेप्शन, जो तुम सोच भी नहीं सकती, तुम्हारी इस इंटेलेक्चुअल से भी बहुत आगे है। इफ ही कुड बी grasped by the human intellect, that intellect would have to be greater than God. वो बोल रहे हैं कि एक इंसान अगर इस सब चीजों को समझ पाए या समझ पाता, तो वो उसको भगवान से ज्यादा दिमाग की जरूरत है, वो उस यहाँ ये चीज कह रहे को। हैं कि यदि एक मनुष्य की बुद्धि इतनी हम्म। होती कि वो भगवान को समझ पाए, तो उसकी बुद्धि भगवान से भी बड़ी होती। हम्म। तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी सारी मानसिक अवधारणाओं से परे है ये। हर कण कण में, हर परमाणु में, पूरे एक धरती के कण से लेके, हमारे शरीर के कण से लेके, हर चीज के कण से लेके पूरे सौर मंडल में ये व्याप्त है। यही चीज बताई है। देर इज नथिंग रियल बट गॉड। यहाँ पर कुछ भी और सच नहीं है, कुछ भी और रियल नहीं है एक्सेप्ट गॉड। नेचर इज ओनली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज पावर, मतलब सबसे सुंदर लाइन है इस बुक की यही है कि जो नेचर है वो भगवान की एक मैनिफेस्टेशन है, ये रियल नहीं है, ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन है। ये उन्होंने सोचा है कि सिर्फ सोचा है कि हाँ ये ऐसा है, खत्म, पूरी मतलब प्रकृति वह वो है नेचर। उसकी शक्ति का
प्रकटीकरण है। हम्म। ये पूरी प्रकृति भगवान की शक्ति का प्रकटीकरण है। Let no one accept that somebody will prove the existence of God, but seek to be living witness of His presence and power by becoming God-like and divine by His divine grace. इसको भी एक्सप्लेन करते हो इस लाइन को। आप करो थोड़ा सा, फिर मैं करती हूँ। किसी को भी किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि भाई तुम्हें कोई ये बताएगा कि भगवान कैसे एग्जिस्ट करते हैं और वो प्रूव करे आगे कि भगवान कैसे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन खुद से देखो, इस हर एक कण कण में जो जीवित है, जो चीज तुम्हें हर एक कण कण में भगवान है, तो उस चीज को महसूस करो। जैसे दीप्ति मैम बोलते हैं कि इस पेन में भी है, इस पेन को भी थैंक यू बोलो, इस पानी को भी थैंक यू बोलो, इस बुक को भी थैंक यू बोलो। तो वो वही बोल रहे हैं कि हर चीज में पावर है, हर चीज में भगवान की प्रेजेंस है। और उनकी जो पावर है वो इतनी मतलब गॉड लाइक है, एकदम ऐसे भगवान जैसी है कि तुम खुश हो जाते हो। एंड डिवाइन बाय हिज डिवाइन ग्रेस, इसका क्या मतलब है? यही बताया है कि किसी से भी ये उम्मीद मत करो कि कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो ईश्वर के अस्तित्व को तुम्हारे सामने साबित करे। हम्म। ईश्वर के अस्तित्व को कोई भी साबित नहीं करेगा तुम्हारे सामने, बल्कि उस ईश्वर की जो दिव्यता है, उस ईश्वर जैसा दिव्य बनकर हर चीज की में उसकी उपस्थिति और उसकी शक्ति का जीवित गवाह बनने का प्रयास करो। हम्म। हम्म। खुद उसके जीवित गवाह बनने का प्रयास करो, हर चीज में उस ईश्वर की दिव्यता और उसकी उपस्थिति और उसकी शक्ति को देखकर। हम्म। फिर ये कह रहे हैं कि लोगों को अपने भीतर दिव्य छवि को पुनर्स्थापित करने के लिए, अब लोग जो हम हैं, इन्हें अपने अंदर की ये जो डिवाइन प्रेजेंस है हमारे अंदर गॉड की, उसको वापस पुनर्स्थापित करने के लिए ही इस धरती पर लाया गया है, नियत किया गया है। हम्म। People are destined to restore within themselves the divine image. कि लोग तो मतलब बने ही इसके लिए हैं कि वो उस छवि को अपने अंदर देख पाए, उसको महसूस कर पाए, अपने अंदर ले पाए। When they realize the divine ideal within their hearts, their pilgrimage through manifold incarnations will have ended and the object of existence accomplished. वो बोल रहे हैं कि जब वो उस छवि को अपने अंदर देख लेते हैं कि भाई हमारे अंदर ही भगवान है, तो वो जितने भी जगह जगह पर, जैसे हम बोलते हैं कि हमने 4 धाम यात्रा कर ली या फिर 8 धाम यात्रा कर ली, वो सारा कुछ उन्हें अपने अंदर ही दिख जाता है और वो खत्म हो जाती है चीज कि भाई मुझे यहाँ जाना है, इस मंदिर जाना है या फिर इस मस्जिद जाना है। विल हैव एंडेड एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस अकम्प्लिश्ड, और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्यों इस धरती पर आए हो, तुमने क्यों जन्म लिया है। तुम उसको पा लोगे, तुम उसको समझ लोगे, लाइफ पर्पस मिल जाएगा तुम्हें। पीस बी तुम्हारे विद यू। अस्तित्व का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तुम्हारे अंदर बाहर की जो यात्राएं करके तुम अलग अलग अवतारों को देखना, जानना, उन जगह की प्रेजेंस को जानना चाहते हो, अपने अंदर जाने से अपने ये बाहर की सारी तीर्थ यात्रा तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। यही बात बताई जा रही है कि शांति जो है वो पूरी तरह से आपके साथ है, कहीं किसी स्थान पर नहीं है, किसी भी जगह पर नहीं है, किसी भगवान के द्वारा नहीं मिलने वाली, तुम्हारे ही अंदर है। हम्म। As the adept finished the sentence, a sound as if produced by the tinkling of small silver bells was heard above our heads. वो बोल रहे हैं कि जैसे ही मास्टर ने ये सेंटेंस खत्म किया, एक आवाज सी आई, जैसे ऐसा लगा कि सर के ऊपर से आवाज आई कि किसी ने तो बेल्स घंटी बजाई है।
I looked up, but nothing was to be seen from which that sound could have proceeded. कहते मैंने ऊपर देखा लेकिन ऊपर तो कुछ भी नहीं था कि जहां से आवाज आ सके। फिर मास्टर बोलते हैं दिस इज द सिग्नल, ये एक सिग्नल है, दैट हम्म। इज द ऑर्डर, इज दैट द ऑर्डर इज असेंबल्ड इन द रिफ्रैक्टोरी। ये सारे लोग जो है रोसिक्रूशन ऑर्डर जो है वो सारा का सारा रिफ्रैक्टोरी में असेंबल हो चुका है, आ चुका है। रिफ्रैक्टोरी मतलब खाने वाला एरिया। लेट अस गो ज्वाइन देम, चलो चलते हैं हम उनके साथ जाके ज्वाइन करते हैं, उनको बैठते हैं। सम रिफ्रेशमेंट विल अनडाउटेडली बी वेलकम टू यू, वहां पर हम तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर होगा। आधी बुक हो गई। नहीं नहीं, अभी आती तो नहीं, तुम पढ़ी बोल है रही थी अभी तक। 100 पेजेस हैं। 124 है। 49 हो गई ना, तभी मैंने कहा आज आधी बुक हो गई। 15 दिन लगेंगे। और हम्म। नेक्स्ट चैप्टर, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। वी स्टेप्ड आउट इनटू द कॉरिडोर एंड एंटर द गार्डन। वो उस कॉरिडोर से बाहर आते हैं और एक गार्डन में निकलते हैं। The palm trees and exotic plants surrounding us formed a strong contrast to the weird and desolate scenery with its fields of ice and scrub pines, which I had seen before entering this enchanted valley. अब वो बोलते हैं कि जब उन्होंने एंटर किया था उस वैली में तो उन्होंने पाम ट्रीज और वो सुंदर सुंदर से एग्जॉटिक प्लांट्स जो सिर्फ समर्स में ही होते हैं वो देखे थे, जो आसपास उस पूरी बिल्डिंग के सराउंड कर रहे थे। लेकिन उनको एक बहुत वियर्ड सा और एक ऐसी सीनरी दिखी जो आपस में रह नहीं सकते, मतलब एक ट्रॉपिकल में रह सकता है, एक डेजर्ट में रह सकता है। तो वो काफी अलग अलग तरीके की सीनरीज वहां पे उनको देखने को मिली। विद इट्स फील्ड ऑफ आइस एंड स्क्रब पाइन्स, जहां पर बर्फ भी थी और जहाँ पे पाइन कोन्स भी थे, जो पाइन कोन ट्रीज होते हैं उनके पाइन्स भी थे, विच आई हैड सीन बिफोर एंटरिंग दिस एन्चांटेड